जुलाई 1993 में यिनहे नाम की एक चाइनीज कार्गो शिप इंडियन ओशन में चल ही रही थी कि अचानक से शिप की नेविगेशन स्क्रीन कंप्लीटली ब्लैंक हो जाती है और जीपीएस भी जैम हो जाता है। 24 दिनों तक यिनहे ओशन के बीचों बीच खड़ी रही और उसका क्रू फ्रेश वाटर के लिए तड़प गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हेल्पलेस थे। यूएस ने उस शिप को रोक के एक्यूज किया था कि उस शिप में चाइना केमिकल वेपन्स लेकर जा रहे थे। जब उस वेसल की तलाशी ली गई तो उन्हें सिर्फ कुछ हार्डवेयर प्रोडक्ट्स मिले। बीजिंग के लिए वो इंसल्ट के साथ साथ एक वेकअप कॉल था, जब चाइना ने रियलाइज कर लिया कि उनके पास ओशंस कंट्रोल करने का पावर नहीं था और कोई फॉरेन पावर उनके शिप्स कभी भी कट ऑफ करके टेक्निकली उनकी इकोनॉमी भी चोक कर सकते थे अगर वो चाहे। 10 साल बाद चाइनीज प्रेसिडेंट ने इस डर को एक नाम दिया, द मलक्का डिलेमा, क्योंकि आज चाइना का 80% ऑयल स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास होता है, एक चोक पॉइंट जो सिर्फ 3 किलोमीटर का है। और इस स्ट्रेट के एंट्री गेट पर 570 आइलैंड्स का एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिया को बिलोंग करता है। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1, द ग्लोबल चोक पॉइंट। पहले ये समझते हैं कि मलक्का एक्चुअली में है क्या। इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करने वाला ये 900 किलोमीटर लंबा सी रूट है और अपने सबसे छोटे पॉइंट पे ये सिर्फ 2.8 किलोमीटर वाइड है, यानी 2 फुटबॉल फील्ड से बस थोड़ा सा बड़ा। यहाँ से ऑलमोस्ट डेली 23 मिलियन ऑयल बैरल्स पास होते हैं, जो नंबर हॉर्मुज से भी बड़ा है। यस, इवन बिगर देन हॉर्मुज, जो दुनिया के टोटल मैरीटाइम ऑयल ट्रेड का 29% होता है। और जहां हॉर्मुज मोस्टली सिर्फ ऑयल के लिए यूज होता है, मलक्का ऑयल, गैस, रेयर अर्थ मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड जैसे ऑलमोस्ट सभी चीजों के लिए यूज होता है। हर साल 3.5 ट्रिलियन का टोटल ट्रेड और 60,000 से ज्यादा वेसल्स इस पतले से रास्ते से निकलते हैं। एंड ऑयल के लिए तो चलो कंट्रीज के पास रिजर्व्स भी होते हैं, बट सेमीकंडक्टर्स या फैक्ट्री आइटम्स के लिए रिजर्व्स कोई नहीं रखता। इसीलिए जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रेड रुकने पर सिर्फ ऑयल प्राइसेस महंगे होते हैं, वहीं मलक्का का असर एक साथ कई चीजों पर पड़ता है, विच इवेंचुअली अफेक्ट्स ग्लोबल इकोनॉमी। और इस स्ट्रेट की गवर्नेंस भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। 3 देश मिलकर इस स्ट्रेट को चलाते हैं, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। तीनों कंट्रीज ने अपना लिमिटेड नेवल बेस वहां रखा है और इसको लेकर उनके बीच काफी बार डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। इनफैक्ट 2025 में यहाँ पायरेसी अपने 19 ईयर हाई पर थी। आर्म्ड रॉबरी और मिसिंग शिप्स के 108 से भी ज्यादा केसेस थे, लेकिन इन केसेस पर 3 में से एक भी कंट्री सामने नहीं आता। अकाउंटेबिलिटी 0 है। और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, प्रैक्टिकली भी अगर इसको देख, साउथ कोरिया की कार फैक्ट्रीज जो स्टील यूज करती है वो ऑस्ट्रेलिया से आता है, जिसे भी मलक्का क्रॉस करना पड़ता है। ये दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर इसको कोई डैमेज करता है तो एक हफ्ते में कई कंट्रीज की फैक्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाएगी और 3 हफ्ते में शेल्व्स भी खाली होने लगेंगे। चैप्टर 2, चाइनाज बिगेस्ट फियर। 2003 में चाइना के तब के प्रेसिडेंट हु जिनताओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वर्ड यूज किया था, द मलक्का डिलेमा। ये इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कभी अमेरिका या इंडिया ने मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया तो चाइना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है। क्योंकि जैसे कि आगे मैंने कहा था, चाइना जितना भी ऑयल इंपोर्ट करता है उसका 80% इसी स्ट्रेट से आता है। एंड इंटरेस्टिंगली चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर भी है और उनकी लाइफलाइन इसी एक पतले से रास्ते पे टिकी है। एंड ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई नहीं की। इस डिलेमा से निकलने के लिए चाइना ने मेजरली 3 रास्ते अपनाए, जो सब बुरी तरह फेल हो गए। फर्स्ट अटेम्प्ट था $62 बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अटेम्प्ट। उनका प्लान था पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से शिनजियांग तक डायरेक्ट पाइपलाइन और रोड बनाकर मलक्का को बाईपास करने का। बट इन रियलिटी 10 साल हो गए और 90 में से सिर्फ 38 प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट हुए हैं। बलोची सेपरेटिस्ट्स उन पाइपलाइन और चाइनीज वर्कर्स पर अटैक कर रहे थे, जिनसे उनकी जान भी जा रही थी। दूसरा अटेम्प्ट था $7 बिलियन का चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें उनका प्लान था म्यांमार के एक पोर्ट से यूनान प्रोविंस तक पाइपलाइन बनाने का। बट अगेन ये पाइपलाइन भी अपनी मैक्स कैपेसिटी पे दिन के सिर्फ 4.2 लाख बैरल्स ही ऑयल ट्रांसपोर्ट कर सकती है, जबकि चाइना को चाहिए दिन के 65 लाख बैरल्स। ये 5-6% से डिमांड पूरी नहीं होने वाली थी। ऊपर से म्यांमार में 2021 से सिविल वॉर चल रही है, जिससे ये कॉरिडोर भी रुका हुआ है। तीसरा अटेम्प्ट था $35 बिलियन का क्रा कैनाल। थाईलैंड के बीच में से एक नया कैनाल बनाना, एग्जैक्टली सुएज कैनाल की तरह। लेकिन यूएस, इंडिया और जापान इसके कंप्लीटली अगेंस्ट है और थाईलैंड खुद अपना कंट्रोल चाइना को नहीं देना चाहता। ये सब फेल होने के बाद चाइना समझ गया कि जमीन से रास्ता नहीं बनने वाला था, इसीलिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदलकर अग्रेसिव बना दी। चाइना ने ओशन पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। वो एक अंडर वाटर ग्रेट वॉल बना रहे हैं, जहां डजनों सिविलियन वेसल्स इंडियन ओशन में घूम रही है, जो वहां के ओशन फ्लोर्स को मैप कर रही है, ताकि उनके स्टेल्थ सबमरीन्स
बिना रडार में आए इंडियन ओशन में ऑपरेट कर सके। इसके साथ उन्होंने पैसिफिक और इंडियन ओशन में अपने सेंसर्स और सोनार सिस्टम्स भी लगा दिए हैं। दिस शोज कि चाइना एक बैटलफील्ड भी बना रहा है। आज वहां यूएस से ज्यादा उनके नेवी वॉरशिप्स है और इन सब में ट्रंप ने हॉर्मूज पे भी ब्लॉकेड लगा दिया है, जिससे चाइनीज ऑयल टैंकर्स चोक हो गए हैं। बिकॉज एट द एंड ऑयल टैंकर्स निकलते तो वहां से ही है। एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका ने मलक्का के ईस्टर्न साइड पे इंडोनेशिया के साथ अपने फ्लाइट्स के लिए एक डील लॉक कर दी है। दोनों लाइफलाइंस एक साथ चोक हो रही है। जहां यूएस को एक्सेस के लिए डील करनी पड़ रही है, वहीं एक देश ऐसा है जिसे मलक्का के एक्सेस के लिए कोई डील करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 3, इंडियाज साइलेंट वेपन। यहां आती है इंडिया की सबसे बड़ी पावर, अंडमान निकोबार के 572 आइलैंड्स। इंडिया से ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर्स और इंडोनेशिया से सिर्फ 135 किलोमीटर्स दूर 750 किलोमीटर्स की ये लंबी चेन लैंड एरिया में इंडिया का सिर्फ और सिर्फ 0.2% है। लेकिन मलक्का स्ट्रेट के एंट्रेंस से बैरली 200 किलोमीटर्स दूर है। इसीलिए इंडिया का 30% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन्हीं आइलैंड्स की वजह से आता है। अगर किसी भी शिप को मिडिल ईस्ट या यूरोप से आकर मलक्का स्ट्रेट में एंटर होना हो तो उसे इंडिया के फ्रंट यार्ड से होकर गुजरना पड़ेगा, स्पेसिफिकली 6 डिग्री चैनल से, जो डायरेक्टली इंडिया के EEZ के अंदर आता है। 94,000 मर्चेंट शिप्स हर साल यहां से गुजरती है, इसीलिए यहां का मेजर कंट्रोल इनडायरेक्टली इंडिया के पास है। बट अब आप शायद कहोगे कि इंडिया लीगली मलक्का को ब्लॉक थोड़ी कर सकता है, हम चाइनीज शिप्स पे अटैक भी थोड़ी करेंगे, वो तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं उसकी जरूरत भी नहीं है। स्ट्रेटेजिस्ट जिसे कहते हैं स्प्रेडशीट वॉरफेयर। जब इंडिया अपने P-8 टाइप पोसाइडन एयरक्राफ्ट वर्ल्ड के सबसे डेडली सबमरीन हंटर्स को ग्रेट निकोबार से उड़ाता है, जब इंडियन सबमरीन्स चैनल के पास बैठी है, तब हम एक्चुअली इन्हें फायर नहीं करते। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज की स्प्रेडशीट्स फिर भी हिल जाती है। चाइनीज शिपिंग कंपनीज के लिए वॉर रिस्क प्रीमियम आसमान छू लेते हैं, फ्रीट कॉस्ट्स डबल हो जाते हैं और उनकी सप्लाई चेन ब्लीड करना स्टार्ट कर देती है बिना एक भी गोली चलाए। 2020 में जब गलवान क्लैश हुआ था, तब इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट्स और फॉर्मल नेवल ऑफिसर्स ने क्लियरली बोला था कि हमें मलक्का लेवरेज को यूज करना चाहिए, एंड नेवी चीफ ने गवर्नमेंट को ऑप्शंस भी दिए थे। दिस शोज कि ये थियोरेटिकल नहीं है, ये हमारा वेपन बन सकता है। और इंडिया सिर्फ मलक्का के दरवाजे पे नहीं बैठा, चाइना के स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स के काउंटर में इंडिया ने अपना नेकलेस ऑफ डायमंड्स बना लिया है। इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट, सिंगापुर में चांगी बेस और ईरान में चाबहार। मलक्का के आगे, पीछे, ऊपर, नीचे हर जगह इंडिया का एक्सेस है। चैप्टर 4, द मास्टर प्लान। काफी सालों तक हमने इन आइलैंड्स को एसेंशियली इग्नोर ही किया था, लेकिन अब इंडिया जाग चुका है। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर एक बड़ा 72,000 करोड़ रुपीस या 9.6 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट चल रहा है। यहां बन रहा है एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, यानी इंडिया का सिंगापुर। साथ ही वहां एक नया मिलिट्री एयरपोर्ट भी बन रहा है और फाइटर जेट्स के लिए एयर स्ट्रिप्स भी एक्सटेंड की जा रही है और जेटीज बड़ी की जा रही है ताकि हम बड़े वॉरशिप्स को वहां डॉक कर सके। अभी तक हम अपना कार्गो कोलंबो या सिंगापुर भेजते थे, लेकिन अब हमारा अपना बेस होगा। बट यहाँ एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक देना भी जरूरी है। सच ये है कि इंडियन नेवी को डिफेंस बजट का सिर्फ 19% ही मिलता है। हमारा फोकस मोस्टली पाकिस्तान और चाइना के लैंड बॉर्डर्स पर ही होता है। उसका रिजल्ट यह है कि आज हमारे और चाइना के बीच एक बड़ा सबमरीन गैप बन चुका है। चाइना के पास आज अंडर वाटर ड्रोन्स और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन्स बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अस, और उनका सर्वेलेंस सिस्टम म्यांमार के कोको आइलैंड्स में बैठकर सब स्कैन भी कर रहा है। इसीलिए इंडिया के पास लोकेशन का प्लस पॉइंट तो है, पर उस एडवांटेज को रियलिटी बनाने के लिए बजट और टेक दोनों बढ़ाने पड़ेंगे, और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हाई टेक बनाने में स्किल्ड टैलेंट की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको फ्यूचर रेडी और अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। आज दुनिया का ध्यान हॉर्मूज पे है। हर न्यूज रूम, हर बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हॉर्मूज की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हॉर्मूज के आगे इंडिया वल्नरेबल है। वहां दूसरे कंट्रीज हमारा रास्ता ब्लॉक कर सकते हैं, पर मलक्का के आगे इंडिया पावरफुल है। वहां दूसरों को इंडिया के बारे में सोचना पड़ता है। क्या इंडिया मलक्का को कंट्रोल करता है? टेक्निकली नहीं, जैसे कि मैंने कहा ये स्ट्रेट 3 देशों का है, पर इंडिया को इसका कंट्रोल लेना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि उस हाईवे तक पहुंचने के लिए हर शिप को इंडिया के 6 डिग्री चैनल के आगे से ही निकलना पड़ता है। चैलेंजेस डेफिनेटली है, बजट बढ़ाना होगा और सबमरीन गैप को भी क्लोज करना होगा, लेकिन एक बात याद रखिए, जियोपॉलिटिक्स में सब चाइना के चिकन स्नैक यानी हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते हैं, पर चाइना का खुद का भी एक चिकन स्नैक है और उसका नाम है मलक्का स्ट्रेट, जिसके आगे इंडिया बैठा है। मैं हूं झील, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट्स में बताइए कि क्या इंडिया को मलक्का पर और ज्यादा फोकस करना चाहिए या नहीं। ऐसे और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपग्रेड को।